हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आज हम पार्ट 2 करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, चैप्टर 5, क्लास 9, बायोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। तो अभी तक हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। अब हमारा थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। डू यू रिमेम्बर द अनियन पील एक्टिविटी? उसमें हमने क्या किया था? आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। कुछ लोग सैफरन अनियन सॉल्यूशन डालते हैं, मिथिलीन ब्लू डालते हैं। तो इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली। तो ऐसे कलर्स उसमें आ जाते हैं, उसकी डिफरेंट रीजन्स में पहुंच जाते हैं। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन्स, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन या फिर सैफरन सॉल्यूशन या फिर मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। तो अब हमने देखा कि जो अनियन सेल था उसमें इस तरह से हमें डिविजन्स नजर आई थी। सेंटर में एक डॉट जो थी वो न्यूक्लियस था। तो ऐसे ही हम ये जो न्यूक्लियस का टेस्ट है हम चीक सेल के साथ भी करेंगे। ये एक एक्टिविटी है जो कि हम चीक सेल्स के साथ करेंगे। चीक सेल्स क्या होते हैं ना? अब उन्हें कैसे निकाला जा सकता है? व्हाट यू हैव टू डू इज यूजिंग आइसक्रीम स्पून्स ना, यू कैन स्क्रैप इनसाइड सरफेस ऑफ द cheek, but you have to be very careful about it and transfer the material with a needle on the glass slide. तो आप उसको glass slide पे ले लेंगे. To color the material we can put a drop of methylene blue solution. methylene blue solution उसके ऊपर डाला जाएगा, उसे कवर करेंगे स्लिप के साथ, and then you can observe it under the microscope. तो अब आपको क्या नजर आएगा? देयर इज डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल। यस, उसके जो हर सेल के जो सेंटर में है आपको स्फेरिकल या ओवल डॉट नजर आएगी, और यही हमारा न्यूक्लियस होता है। तो ये तो थी चीक सेल एक्टिविटी, जिसे हमने प्रूव किया कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है ना, आपने जो देखा, जो डॉट्स देखी, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग। न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज फोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, दैट इज टू साइटोप्लाज्म। अब ये देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, आपको फिगर में नजर आ रही है। उसके जो सेंटर में वो न्यूक्लियस है और बाहर जो है सारा वो साइटोप्लाज्म है। तो अब ये जो न्यूक्लियस है ये भी ट्रांसफर करता है मटेरियल को फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड। तो ये साइटोप्लाज्म में ही आता जाता है जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस है ये भी अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स को। अब आ जाते हैं हम क्रोमोसोम्स पे। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। अब देखिए छोटा सा न्यूक्लियस है, अब उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी हैं। नाउ विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसे रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। दीज आर विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। हमें पता है सेल डिवाइड होते हैं। ओके, जो सेल जब डिवाइड होता है तभी ये विजिबल होता है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। तो इनहेरिटेंस, करेक्टर इनहेरिटेंस कैसे आती है? डीएनए से आती है। जीन्स हमें वहीं से मिलते हैं, जैसे कि आपकी फेस आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द जीन्स, बिकॉज ऑफ द डीएनए। डीएनए का क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। जो डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये दोनों चीजों से बनते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग cells, remember, and functional segment of DNA are called genes. तो इसकी functional segment of DNA are called genes. अब क्या होता है? सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। अभी हमने पढ़ा कि डीएनए हमें तभी दिखता है जब सेल डिवाइड होता है। सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, व्हाट विल हैपन? द डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। वो एज अ क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस फिगर के सेंटर में जो आपको लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा है वो क्रोमैटिन मटेरियल है। तो क्रोमेटिक मटेरियल इज विजिबल एज टैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। सो व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, chromatin materials get organized into chromosomes.
Now, nucleus plays a central role in cellular reproduction. तो ये एक बहुत important role play करता है. Single cell divides and forms two new cells. एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बन जाते हैं. It determines the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. तो वो डिटरमाइन करता है कि वो कैसे डेवलप होगा by directing the chemical activities of the cells. Now, न्यूक्लियोइड क्या होता है? Organisms like bacteria, जैसे बैक्टीरिया है, have poorly defined nuclear region. इनकी जो न्यूक्लियर रीजन होती है वो poorly defined होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, तो वो ऐसे बिखरा पड़ा है न्यूक्लियोइड. सो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड. ठीक है, तो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होती है, न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट है और इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. सेल्स lack a nuclear membrane are called prokaryotes, यानी कि pro means primitive or primary और karyotes means nucleus. तो सेल्स लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके अंदर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती वो प्रोकैरियोट्स होते हैं. और ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. तो जिनके न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन होती है, जिन सेल्स के न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स होते हैं, और जिन सेल्स के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती वो प्रोकैरियोट्स होते हैं. अब आ जाते हैं हमारा फोर्थ वन, दैट इज साइटोप्लाज्म. अब हमने न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस है, बाकी सारी रीजन जो थी साइटोप्लाज्म शो की गई थी. साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में न्यूक्लियस है, और बाकी उसमें क्या है, फ्लूइड कंटेंट क्या है, साइटोप्लाज्म है. It also contains many specialized cell organelles. इसके अंदर cell organelles present होते हैं. Cell organelles are enclosed by membranes in prokaryotes beside the absence of defined nuclear region. The membrane-bound cell organelles are also absent. और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब वायरसेस के बारे में देख लीजिए. अब वायरसेस क्या होती है, वायरस जो होता है ना, इट्स लैक्स एनी मेम्ब्रेन्स, कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं. Hence they do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. जैसे वायरस हमारे अंदर एंटर करता है, वो हमारी बॉडी को यूज करता है, इट यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और फिर वो मल्टीप्लाई होता है. अदरवाइज उसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है, इसलिए वो करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ शो नहीं करता. सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे. अब सेल ऑर्गेनल्स एक काफी वास्ट एक एरिया है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है. सो बी केयरफुल while लर्निंग, बिकॉज इसमें हर एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनल्स आर स्पेशल एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स सीन इन लिविंग सेल. ये लिविंग सेल में नजर आते हैं, ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो होते हैं आपके वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स एटसेट्रा. तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल. तो जो न्यूक्लियस आपको सेंटर में ब्लू पार्ट दिख रहा है इस सेल के अंदर, ये जो क्या है, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल के अंदर. तो ये जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, है ना, इस तरह से वैक्यूल्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये देख लेते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और oblong bags, vesicles, right? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं.
तो ER इसे हम कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही आपकी ER मेम्ब्रेन होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER कहा जाता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER कहा जाता है। Now, rough endoplasmic reticulum, that is RER, it looks rough under a microscope because it has a particles called ribosomes attached to its surface. तो ये काफी रफ दिखता है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, ये सभी एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट है। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। दीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ER। तो राइबोसोम्स जो है हर एक्टिव सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरर है और वो मैन्युफैक्चर करते हैं proteins को to the various places and sent to the various places in the cell. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि SER है, it helps in the manufacture of fat molecules। तो वो पहले वाला था हमारा RER था, वो क्या था, प्रोटीन, और ये है फैट मॉलिक्यूल्स। और लिपिड इंपॉर्टेंट, lipids important for cell function। So some of these lipids and proteins helps in building the cell membrane and this is known as membrane biogenesis। फंक्शन ऑफ द ER। अब इस ER के फंक्शंस क्या होते हैं? इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, ये नेटवर्क सिस्टम बनाता है। वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस स्पेशली प्रोटीन्स। तो ये एक फंक्शन है ER का, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो है मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली प्रोटीन्स को। It also functions as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells of the group of animals called vertebrates, it plays a crucial role in detoxifying many poisons and ड्रग्स। तो ये भी काम जो है ER का है। अब हम सेकेंड चीज जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो है गोल्गी एपरेटस। ये ऑर्गेनल्स हैं जो अभी तक हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, हम सेकेंड पे आ गए हैं जो कि गोल्गी एपरेटस है। गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, मतलब कि एक तरह की फ्लैटेंड सैक्स हैं। इस तरह से आप फिगर में भी देख सकते हैं। दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, तो कैसे एक तरह से सारे वो पैरेलल है एक दूसरे के, एंड दे अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टैक्स कॉल्ड एज सिस्टर्न्स। इन्हें सिस्टर्न्स कहते हैं। ये देखिए आप फिगर में भी देख सकते हैं, आप इन्हें सिस्टर्न्स कहा गया है जो सेंटर में पैरेलल लाइक बने हुए हैं। दीज सिस्टर्न्स आर स्मूथ एंड फ्लैटेंड इन स्ट्रक्चर। A vesicle membranes have connection with the membranes of endoplasmic reticulum। तो ER के साथ ही ये connected है। And its functioning includes the storage, modification and packaging of products in vesicles। तो यहाँ पे देखिए incoming transport of vesicle भी आपको दिख रहा है और आपको outgoing secretory vesicle भी दिख रहा है और newly formed vesicle भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, flattened sacs कहते हैं, arranged parallel to each other। They are arranged in the form of stacks called as cisterns। These cisterns are smooth and flattened in structure। Vesicle membranes have connections with the membranes of endoplasmic reticulum and its function includes the storage, modification and packaging of products in vesicles। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल है जो है वो है लाइसोसोम्स के बारे में। तो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, तो ये भी एक तरह के सैक्स हैं। दे आर, इनकी मेम्ब्रेन है एंड फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसके अंदर। फिगर में भी आप देख सकते हैं उसकी मेम्ब्रेन शो की गई है, अंदर एंजाइम्स शो किए गए हैं।
तो these enzymes are made by RER. What is RER? Rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are the kind of waste disposable system of the cell. ये वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल है. ये क्लीन करता है सेल को बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनल्स. तो अब कोई भी बेकार सेल ऑर्गेनल्स हैं अंदर जो सेल के हैं, तो ये उसे डाइजेस्ट करता है. ठीक है, कोई भी फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, वो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को करता है. दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, which are capable of breaking down all organic material. तो इतने ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं. अब सुसाइड बैग्स क्या होता है सुसाइड बैग ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म. फॉर एग्जांपल क्या होता है कि सेल गेट्स डैमेज्ड, सेल जो है डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम क्या करेंगे, बर्स्ट हो जाएंगे. एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल. Therefore lysosomes are also known as suicide bags of the cell. तो उन्होंने वो पूरे सेल को ही वो क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाता है. ओके, डैमेज सेल्स जो होता है, और ये एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो इसीलिए इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है. रिमेंबर दिस. और ये भी अच्छे से याद रखिए कि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. सेल के अंदर एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्या होती है, ये पावर हाउस होती है सेल की. देयर आर टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स. इसकी दो मेम्ब्रेन कवरिंग है. एक है इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस है, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है. राइट. तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, पोरस है, और इनर मेम्ब्रेन इसकी फोल्डेड है. रिमेंबर दिस. आपको दिख भी रहा है फिगर में, अंदर फोल्डेड मेम्ब्रेन चल रही है, बाहर जो है वो एक पोरस मेम्ब्रेन है. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ is released by mitochondria in the form of ATP. ATP क्या होती है, ATP is adenosine triphosphate molecules. So ATP is known as the energy currency of the cell. ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. So mitochondria are strange organelles. कुछ strange हैं, क्यों? Because they have their own DNA and ribosomes. इनके अपने DNA और ribosomes हैं. न्यूक्लियस में भी हमने पढ़ा था कि उसके अंदर DNA है, इसके अंदर भी अपने ही DNA और ribosomes है, and are able to make their own proteins. ये अपने own proteins बनाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल भी कहा जाता है. अब हम आते हैं प्लास्टिड्स पे. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. ये प्लास्टिड्स आपको सिर्फ प्लांट सेल्स में दिखेंगे. ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड प्लास्टिड्स. क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो या तो व्हाइट होगा या फिर वो कलरलेस प्लास्टिड होगा. अब क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, नंबर 1 हम ये पढ़ेंगे, कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर पिगमेंट होती है क्लोरोफिल. सभी ने पढ़ा है क्लोरोफिल के बारे में एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोप्लास्ट आर important for photosynthesis in plants. Chloroplast also contains various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll, right? अब leucoplasts क्या होते हैं, they are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. और हम पढ़ेंगे स्ट्रोमा के बारे में. इट इज अदर देन ये दो प्लास्टिड्स हमने पढ़े हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. अब हम स्ट्रोमा के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रोमा जो है एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल स्ट्रोमा. Like mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे प्लास्टिड्स के भी अपने ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं. राइट.
अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। देखिए कितना बड़ा वैक्यूल नजर आ रहा है आपको यहाँ प्लांट सेल के अंदर फिगर में, तो ये इतना बड़ा वैक्यूल है। दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल देखेंगे तो उसमें ये छोटा दिखेगा, एंड दे आर वेरी लार्ज वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स। हमें दिख ही रहा है कितना बड़ा वैक्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पे। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो इतने बड़े भी वैक्यूल्स हो सकते हैं जो कि 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को कवर कर देते हैं। तो मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर क्या क्या है, स्टोरेज क्या क्या है वैक्यूल के अंदर? एमिनो एसिड्स है, शुगर है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, फूड वैक्यूल कंटेन्स द food items that the amoeba has consumed, right? And in some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. तो ये काम भी जो है vacuoles करते हैं unicellular organisms में, that is expelling excess water and some waste from the cell. Now, अभी तक कुछ पढ़ा सेल्स के बारे में, है ना? तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है? क्यों? क्योंकि सेल हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन अ स्पेसिफिक वेज. It performs functions like respiration, obtaining nutrition, clearing of waste material और forming new proteins. इतने सारे functions ये cell जो हैं perform करते हैं। तो that is why ये जो है एक basic functional unit of life है, and we can say yes, cell is the fundamental structural unit of all living organism. Yes, it is the fundamental structural unit of all living organisms. हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, है ना? अब ऑर्गेनिजम्स में न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं तभी तो ग्रोथ होता है, टू रिप्लेस ओल्ड डेड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो आपने ये सब कुछ पहले भी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। गैमेट्स होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन है, और आपके डेड सेल कैसे हील होते हैं, इंजर्ड सेल्स कैसे ठीक होते हैं, ये सब कुछ। तो ये सब सेल डिवीजन की वजह से। The process by which new cells are made is called cell division. The process by which new cells are made is called cell division. तो नए सेल यहाँ पर बनते हैं। There are two main types of cell division. अब ये जो नए सेल बनते हैं या सेल डिवीजन होती है वो दो मेन टाइप से होती है। एक तो होती है आपकी माइटोसिस और एक होती है आपकी मायोसिस, राइट? अब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस जो होती है प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ के लिए है, वो माइटोसिस है। ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो इस तरह से वो सेल्स जो हैं डिवाइड हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। The daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cell. Remember this. Daughter cell has the same, they have the same number of chromosomes as mother cell. It helps in growth and repair of tissues in organism. तो कोई भी growth और repair के लिए, tissues की growth और repair के लिए क्या होना जरूरी है? माइटोसिस। इसमें जो है daughter cell have the same number of chromosomes as the mother cell. You can see in the figure also. अब हम आ जाते हैं मायोसिस पे। इसमें क्या है? When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. माइटोसिस में हमने देखा वो 2 न्यू सेल्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 new cells are there instead of just 2. The new cells
only have half the number of chromosomes and that of the mother cell. इसमें chromosomes half the number है, उसमें chromosomes same thing. Specific cells of reproductive organs of tissues in animals and plants divide to form gametes, and which after fertilization give rise to offsprings. So this involves two consecutive divisions. तो इसके अंदर दो तरह की divisions होती हैं. I hope you have understood the chapter. Soon I will share the question answers with you. Thank you so much for watching, and if you like my video, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.